हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 सेशन 2020-21 और सब्जेक्ट फिजिक्स सिंपल क्वेश्चन पेपर थ्योरी का जो सॉल्यूशन है हम वो लेके आए हैं। उससे पहले हम ये देख लें थोड़ा सा कि सीबीएसई ने इस बार एक चेंज किया है, छोटा सा चेंज किया है, और उस चेंज के अंडर उसने क्या किया है कि असर्शन और रीजन के कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं और एक इसके अंदर केस स्टडी भी डाला गया है। तो वो कुल मिला के आपके जो 20 मार्क्स आपको मिलते थे, 20 मार्क्स, वो वहाँ से क्या किया इन्होंने 10 मार्क्स तो 1 मार्क्स क्वेश्चन दिए हैं और कुछ एजर्शन रीजन में और केस स्टडी में डाल के 20 मार्क्स इस प्रकार से कंप्लीट किए गए हैं। ओके, तो हम आज इस पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं विद रीजन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखते चले जाइएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दें ताकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए, आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिल जाए। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट जूल पर टेस्ला। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसकी जो यूनिट है वो जूल पर टेस्ला है। तो जूल पर टेस्ला कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो आपको बताना है। तो देखिए जूल पर टेस्ला यहाँ पे बोला गया है, तो जूल पर टेस्ला आप कैसे देखेंगे, पहले आप उसके बारे में सोच के देखिए। यहाँ पे क्या है, जूल पर टेस्ला। आप अगर फिजिकल क्वांटिटी में जाओगे तो जूल तो किसकी होती है, एनर्जी की होती है, मैं वर्क लिख दूं यहाँ पे, और टेस्ला किसका होगा, बी का, यानी W/B का मुझे कोई रेशियो लेके आना है तब मुझे जूल पर टेस्ला पता चले। तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी मुझे देखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो फोर्स होता है, फोर्स चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में, वो QVB से दिया जाता है, मैक्सिमम फोर्स। इसको अगर मैं दोनों साइड L से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपके पास ये वर्क मिल जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, QVBL, और इसको मैं W/B लिख दूं, दैट इज इक्वल टू हो गया QV और L, ठीक है ना। अब इनकी यूनिट्स लिख देते हैं। W की यूनिट क्या हो जाएगी, W की यूनिट तो हो जाएगी जूल, यूनिट्स लिखेंगे तो W की यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी, W की यूनिट तो होगी जूल, B की यूनिट क्या होगी, टेस्ला, जूल पर टेस्ला मुझे पता करना था, दैट इज इक्वल टू Q की क्या होती है, कुलम, ठीक है, V की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, L की क्या होती है, मीटर। तो ये मेरे पास बन गई कुलम डिवाइडेड बाई सेकेंड एंड मीटर स्क्वायर, कुलम बाई सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर। कुलम बाई सेकेंड क्या होता है, कुलम बाई सेकेंड होता है अम्पियर, और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यानी अम्पियर मीटर स्क्वायर। और अम्पियर जो मीटर स्क्वायर होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपके पास ये जो यूनिट आई जूल पर टेस्ला, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट थी। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, मेंशन वन यूज ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच ए वेवलेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर इमिटेड बाय हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस बिलोंग्स। यानी 21 सेंटीमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो जहाँ लाई करती है उसका आपको यूज बताना है। तो जो 21 वाली जो होती है वो माइक्रोवेव होती हैं, वो माइक्रोवेव्स होती हैं। तो माइक्रोवेव्स के यूजेस आपको पता है, उनमें से कोई भी माइक्रोवेव के यूजेस आप लिख दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द टू लाइट वेव्स ऑफ द वेवलेंथ्स 400 एंगस्ट्रॉम एंड 800 एंगस्ट्रॉम ट्रैवलिंग इन द वैक्यूम। दो वेवलेंथ हैं, एक 400, एक तो आपके पास कितना है 4000 है, सॉरी 400 नहीं है, 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है उनकी आपको स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गलती करेंगे वो ये करेंगे कि वो देखेंगे कि वेवलेंथ अलग अलग है, इसका मतलब स्पीड भी अलग अलग होगी। बट आपको ध्यान देना है, लाइट है और वैक्यूम में जा रही है, तो कोई भी लाइट हो, कितनी भी वेवलेंथ की लाइट हो, अगर वैक्यूम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मतलब यहाँ जो रेशो आने वाला है वो 1:1 आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1:1। दोनों की जो स्पीड का रेशो 1:1 आएगा। ओके, ठीक है, अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है,
इसमें देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन विद ए चार्ज -e एंड मास m ट्रेवल्स एट ए स्पीड v इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ओके, ऑफ मैग्नीट्यूड b। तो यहाँ से आगे जाने से पहले पहले हम इतना ही सोचते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं इनटू द पेज कंसिडर कर लेता हूँ, ओके। इस प्रकार से इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज्ड पार्टिकल है, वो इस प्रकार से परपेंडिकुलरली इसके अंदर एंटर करता है, जो इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर इसके अंदर एंटर करता है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होती है। इस प्रकार से कैसी ट्रेजेक्ट्री होती है? सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होती है, ओके। यहाँ तक हमें पता चल गया। आगे चलते हैं, अब आगे क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रॉन फॉलोज ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे बता भी दिया इसने कि सर्कुलर पाथ में जाएगा। इन ए टाइम टी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स हाफ वे अराउंड द सर्कल। तो टी टाइम में क्या कहता है, कोई सर्कल है और उस सर्कल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाफ सर्कल पूरा करता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक हाफ सर्कल पूरा कर लिया, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ने वर्क कितना किया, ओके। तो देखिए हम यहाँ से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जब वो यूनिफॉर्म में जाएगा तो इसके पास इधर जो लगने वाला है फोर्स सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, ठीक है। इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और ये मूव किधर कर रहा है, इस साइड में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है। और क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है इस केस में, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो गया, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्क का जो फार्मूला हो गया वो हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क का ये फार्मूला हुआ, ठीक है। तो फोर्स तो ये एफ वाला हो गया, ठीक है। मैं इसको एफ लिख देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा, जो भी होगा इसको हम एफ लिख देते हैं, चलो लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एफ हो गया इनटू कोस, डिस्प्लेसमेंट के बीच में और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, 0। तो डब्ल्यू बराबर कितना हुआ, 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0। और कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर इस प्रकार से यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में है तो उसका वर्क डन हमेशा 0 होता है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी बड़ी है, इनको देख के आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ के इसका मतलब समझना है, इजीली आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है, ए सोलेनोइड विद एन लूप्स ऑफ वायर टाइटली रैप्ड अराउंड ए आयरन कोर इज कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट आई, ठीक है। आगे बोला गया है द करंट थ्रू दिस सोलेनोइड इज रिड्यूस्ड टू हाफ। यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जो करंट था हमारा आई डैश था, वो ओरिजिनल करंट का कितना कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। देन व्हाट चेंज वुड यू एक्सपेक्ट इन द इंडक्टेंस एल ऑफ द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के इंडक्टेंस में अगर मैं करंट डिक्रीज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मतलब चेंज किस में निकालना है आपको, इंडक्टेंस में निकालना है ना। इंडक्टेंस में अगर चेंज निकालना है आपको तो आपको क्या करना है, आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पता चल जाएगा कि करंट के साथ उसकी डिपेंडेंस क्या है, करंट के साथ कैसे बदलता है ना, ठीक है। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं हम क्या होता है। जो इंडक्टेंस एल होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। और इस फॉर्मूले को देख के हम पता करते हैं कि इसमें तो करंट का कोई डिपेंडेंस ही नहीं है, एल तो करंट पर डिपेंड ही नहीं करता है ना। तो एल करंट पर डिपेंड नहीं करता तो इसके आंसर क्या रहेगा, नो चेंज। देन व्हाट चेंज पूछ रहा था ना, तो आंसर क्या रहेगा, नो चेंज। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये नहीं तो आपको एक ऑप्शन दे रखा है, एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम ए सोर्स इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू 10 sin 314t, यानी 314t करंट दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, हम लिख लेते हैं अलग से। हमें आई जो है वो दे रखा है 10 sin 314t गिवन है।
इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करूँ तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं पता करके पा रहा हूँ कि जो आई नोट है वो तो 10 है और ओमेगा है वो 314 है। ये वैल्यूज़ मेरे पास आई। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, इफेक्टिव वैल्यू पूछ रखी है। इफेक्टिव वैल्यू आई इफेक्टिव जो होता है, आई इफेक्टिव जिसको आप IRMS भी बोलते हो, वो होता है आई नोट डिवाइडेड बाई √2। कितना होता है, आई नोट डिवाइड बाई √2। आई नोट कितना है 10 डिवाइडेड बाई √2, और 10 डिवाइडेड बाई जो √2 है इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7, ये रिजल्ट आया 0.707 और इनटू कितना आया 10, इनटू कितना आया 10 एम्पियर। इसको सोल्व करेंगे तो जगह पास 7.07 एम्पियर, इतना करंट आपके पास ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आपके पास आता, या आपके पास आता 7.07 एम्पियर, ये करंट आपके पास आएगा। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी भी पूछ रखी है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 314 और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 314 आया। इसको जब मैं सोल्व करूँगा न्यू इज इक्वल टू आएगा 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 314 डिवाइडेड बाई 2, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, और यहाँ से कितना आ जाएगा 50। तो फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रिक्वेंसी आएगी 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ बोहर्ज मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बोहर्ज मॉडल के सेकंड ऑर्बिट में पूछ रखा है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो बोहर्ज मॉडल के पोस्टुलेट्स थे उसमें जो क्वांटाइजेशन कंडीशन थे उसके ऊपर था। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या बोलती है, जो एंगुलर मोमेंटम L होता है जिसको आप MVR भी लिखते हो, वो NH डिवाइडेड बाई 2 पाई होता है। कितना होता है, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, और हमें यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में रखना है तो n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है, h डिवाइडेड बाई पाई। तो इसका आंसर क्या है, h डिवाइडेड बाई पाई इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई पाई, h डिवाइडेड बाई पाई इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट the potential required to stop the ejection of electrons from the cathode is 4 volt। मतलब स्टॉप करने के लिए चाहिए, क्या करने, स्टॉप करने के लिए चाहिए। तो स्टॉप करने के लिए चाहिए, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो V नोट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 वोल्ट गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आपको रिलेशन पता होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो EV नोट के बराबर होती है। ठीक है, E और V नोट कितना आपके पास 4 वोल्ट है, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई वो कितनी आई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, इन डेके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन, यानी फ्री न्यूट्रॉन का डेके हो रहा है, नेम द एलिमेंट्री पार्टिकल इमिटेड अलोंग विद प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब क्या बोल रहा है कि इस प्रकार से जब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का डेके होता है तो एक तो प्रोटॉन बनता है प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनता है, इसके साथ एक पार्टिकल और बनता है एलिमेंट्री पार्टिकल, उसका नाम बताओ। उस एलिमेंट्री पार्टिकल एक और जो बनता है साथ में उसका नाम बताओ। तो वो जो बनता है उसका सिंबल तो होता है ये, ठीक है, और उसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एंटी न्यूट्रिनो बनेगा इसके साथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या यहाँ से आपके पास क्वेश्चन 7 कंप्लीट 6। अच्छा, इसका ये पार्ट और बच गया हमारे पास।
इन दी फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन आइडेंटिफाई अननोन लेबल्ड एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो मास नंबर है ना और चार्ज नंबर उसको कैलकुलेट कर लो। तो पहले मास नंबर मैं देखता हूँ, यहाँ पे 22 है और यहाँ भी कितना है 22, इसका मतलब एक्स का मास नंबर हो गया 0, ठीक। फिर चार्ज नंबर देखता हूँ, इधर 11 है, यहाँ 10 है, मतलब एक कम है। तो एक कम कब हो, जब 11 में से एक डिक्रीज होगा तभी तो 10 बनेगा, तो मतलब -1 है। मतलब एक्स की क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको, चार्ज नंबर -1, मास नंबर 0। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा होता है जिसका चार्ज नंबर तो -1 और मास नंबर 0 हो, तो वो हमारे पास कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक्स कौन है यहाँ पे, एक्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो विड्थ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। डोपिंग जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन करोगे डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ उतनी ही कम होगी, जितनी कंसंट्रेशन डोपिंग कम करोगे डिप्लेशन रीजन की विड्थ उतनी ही ज़्यादा रहेगी। यही रीज़न है कि हम जितनी ज़्यादा डोपिंग करते हैं वो उतना ज़्यादा, डोपिंग कंसंट्रेशन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का रीज़न ये था क्योंकि विड्थ डिक्रीज होती है, और विड्थ डिक्रीज होती है तो जो रजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इसके और में जो क्वेश्चन दिया गया है, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। इनपुट 25 है तो आउटपुट कितनी रहेगी, तो कोई चेंज नहीं होता, आउट भी 25 हर्ट्ज ही रहेगी। दिस इज आल्सो 25 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। When a voltage drop across PN junction diode is increased from 0.70 volt to 0.71 वोल्ट, क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे V1 पोटेंशियल है कितना 0.70 वोल्ट एंड V2 पोटेंशियल है 0.71 वोल्ट। ओके, द चेंज इन द डायोड करंट इज, द चेंज इन द डायोड करंट इज 10 मिली एम्पियर। तो जो करंट में चेंज आया डेल्टा आई हमारे पास आया, वो आया 10 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, व्हाट इज द डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। डायोड का डायनामिक रेजिस्टेंस बताना है, तो डायनामिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर, वो होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। डेल्टा वी आपके पास हो गया 0.71 माइनस 0.70 और डिवाइड बाई डेल्टा आई आपके पास 10 इंटू 10⁻³ सोल्व करोगे तो ये आपके पास आया 0.01 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ ओके, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, डेसिमल को आपने हटाया तो ये कितना हो गया 100 और इंटू 10⁻³ +3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट कितना आया 1 ओम। तो इसका आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 1 ओम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच स्पेशली फैब्रिकेटेड पीएन जंक्शन डायोड इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, किसको डिटेक्ट करने के लिए, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, और लाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है फोटो डायोड। ओके, ये 10 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है, एजर्शन एंड रीजन का नया कॉन्सेप्ट इस बार डाला गया है और इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ता है अपना, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर आता है, हालांकि इतना हार्ड नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। हम आपको बहुत ही डिटेल में इसका आंसर देने वाले हैं।